हेलो। इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज पार्टनरशिप। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो प्रॉफिट के लिए बन सकती है, या फिर सोशल वेलफेयर के लिए बन सकती है, या तो फायदे के लिए बन सकती है, या फिर समाज सेवा के लिए बन सकती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट के लिए बनाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? बिजनेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन को समाज सेवा के लिए बनाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? एनपीओ या फिर एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बिजनेस 3 तरीकों से करा जा सकता है, या तो प्रोप्राइटरशिप, या पार्टनरशिप, या फिर कंपनी। प्रोप्राइटरशिप में एक मालिक होता है, सिंगल ओनर होता है जिसको प्रोप्राइटर कहते हैं। पार्टनर में कई सारे ओनर्स होते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, जिनको हम लोग पार्टनर्स कहते हैं। और कंपनी में डिपेंड करता है कौन सी तरह की कंपनी है, बट उसमें भी कई सारे ओनर्स होते हैं, और पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड ओनर्स हो सकते हैं। हमें फोकस करना है पार्टनरशिप पर, तो हम पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं इस चैप्टर में, उसकी अकाउंटिंग। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? एक रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। लॉजिकल सी बात है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 बंदे चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हैं। हु अग्री टू कैरी ऑन बिजनेस। जो पार्टनर्स होते हैं उनको बिजनेस करना जरूरी है। अगर पार्टनर्स मिलकर समाज सेवा के लिए काम करेंगे, चैरिटेबल काम करेंगे, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और वो मिलके प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे। सीधी सी बात है, अगर वो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप बिजनेस खोला है, तो वो प्रॉफिट और लॉसेस को तो बांटेंगे ही ना। इसका कोई भी एग्जांपल हो जाएगा, सीधा सा एग्जांपल, सिंपल सी बात है। इसमें यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ए बी एंड सी स्टार्ट अ फर्नीचर बिजनेस, the profit sharing ratio is 3:1. This is a partnership business. सिंपल सी बात है। What are the features of partnership? ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप काफी सारी ट्रिकी चीजें समझोगे। फर्स्ट पॉइंट इज, पार्टनरशिप बिजनेस का पहला फीचर है, इट इज अ बिजनेस। सीधी सी बात है, इट मीन्स इट इज फॉर्म्ड विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समाज सेवा नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगला फीचर है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे। जनरली शेयर करते ही हैं, बट ऐसा हो सकता है कि किसी एक पार्टनर को लॉसेस से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। सो इट इज पॉसिबल दैट अ पार्टनर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉसेस। ऐसा कब हो सकता है? या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, या फिर सारे के सारे बचे हुए पार्टनर्स मान जाएं। सारे पार्टनर्स एक्चुअली मान जाएं। जिसको लॉस से एग्जेम्प्ट कर रहे हो वो तो मान ही जाएगा ना, वो क्यों मना करेगा। ठीक है, ये एक मेजर डिसीजन होता है, मेजर डिसीजन होता है, इसीलिए इसके 2 तरीके हैं, या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, या फिर बाकी सारे पार्टनर्स मान जाएं। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, मेजर डिसीजन के बारे में। थर्ड फीचर है, मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। मिनिमम तो 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, एक इंसान तो कभी पार्टनरशिप बनाएगा नहीं। मैक्सिमम हो सकते हैं 50। ये 50 नंबर कहां बताया गया है? गवर्नमेंट रूल्स में। कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 200, या फिर कोई और कम नंबर जो गवर्नमेंट रूल्स में बताया हो। तो गवर्नमेंट रूल्स में बताया है कितना? 50। तो आपको ये 200 और 50 दोनों याद रखने हैं। कंपनीज एक्ट ने कहा है 200, और कोई लोअर नंबर जो गवर्नमेंट रूल्स में बताया हो, और गवर्नमेंट ने अपनी पावर को यूज करा है एंड नंबर बताया है 50। सो आज के टाइम पर मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 50। नेक्स्ट फीचर इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ सेपरेट एंटिटी। क्या पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी होती है? इसका आंसर यस भी है, नो भी है। अकाउंटिंग के नजरिए से पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी होती है, और कानूनी नजरिए से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे के सारे बिजनेसेस सेपरेट एंटिटी होते हैं। ये देखिए, ये आप टेबल देखिए, टेबल से आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, सारे के सारे सेपरेट एंटिटी हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी नहीं होते हैं, कंपनी सेपरेट एंटिटी होती है। तो अकाउंटिंग में आप बिजनेस को और ओनर को हमेशा डिफरेंट मानते हो, और कानून जो है वो कंपनी के ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को, और कंपनी को डिफरेंट मानता है,
पार्टनर्स के ओनर्स को, पार्टनर्स को और पार्टनरशिप बिजनेस को अलग नहीं मानता है कानून। वी डू अकाउंटिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये तो बेसिक बात है, अगर ये मिस हो गया तो फिर बैंड बज जाएगा। जब भी आप अकाउंटिंग करोगे आपको बिजनेस के नजरिए से सोचना है। जब भी आप पार्टनरशिप में क्वेश्चन करोगे पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। अकाउंटिंग में बिजनेस एक डिफरेंट इंसान है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब सवाल ये उठता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अगर कंपनी के एसेट्स कम पड़ जाते हैं कंपनी की लायबिलिटीज को पे करने के लिए, तो जो लेंडर्स हैं वो पार्टनर्स के घर पर पहुंच जाएंगे और पार्टनर से वसूली करेंगे, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से। एग्जांपल, कंपनी के एसेट्स, कंपनी को लॉसेस हो गए, कंपनी के एसेट्स बचे हैं 10 लाख के, बस कंपनी की लायबिलिटीज है 40 लाख की, तो जो लायबिलिटीज हैं वो सबसे पहले कंपनी के एसेट्स से वसूली करेंगे 10 लाख रुपए, फिर जो 30 लाख रुपए बच गए, 40 में से 10 लाख गए, 30 लाख जो बच गए वो पार्टनर्स के घर वाले जो घरों से लिया जाएगा, मतलब पार्टनर्स के घरों को बेच देंगे, पार्टनर के पर्सनल एसेट्स को बेच देंगे। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है पार्टनरशिप की, दैट पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका एक सॉल्यूशन होता है, वो ये है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाई जा सकती है, उसके डिफरेंट रूल्स होते हैं। नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। The personal assets of partners can be used for the liabilities of the business if the assets of business are insufficient. काफी क्लियरली यहाँ पर बताया गया है। Next, partners are agents as well as partner is an agent as well as principal. इसका सिंपल वर्ड से मतलब ये है कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हर एक पार्टनर पूरी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका मतलब है। एग्जाम्पल, हम 3 पार्टनर्स हैं, मैं, तुम और एक हमारा कॉमन फ्रेंड। अगर हमारे कॉमन, हम थोड़े से बिजी हैं, हमने कॉमन फ्रेंड को मीटिंग में भेज दिया, तो जो कॉमन फ्रेंड गया है वो हमारी पूरी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर कॉमन फ्रेंड ने कहीं पे साइन कर दिए, सी पार्टनर ने, तो क्या माना जाएगा? पूरी पार्टनरशिप ने वहां पे साइन करे। सो ऑल पार्टनर्स रिप्रेजेंट ईच अदर, सब मिलके रहेंगे, भाई भाई है सब, पार्टनर पार्टनर है सब। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, कंपनीज का तो मैंडेटरी होता है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है, बट करवा लेना चाहिए टू बी ऑन द सेफ साइड। सो पार्टनरशिप्स रजिस्ट्रेशन इज वॉलंटरी, नॉट कंपल्सरी, बट इट इज रिकमेंडेड। रजिस्टर करवाया जाता है विद ROF, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ये हमने पढ़े फीचर्स, काफी बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स थे इसमें। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड is also known as partnership charter, is also known as articles of partnership. एक ऐसा written document, लॉजिकल सी बात है ना यार, डॉक्यूमेंट कभी ओरल हो सकता है क्या? So it is a written document that contains information, rules, regulations, conditions of a partnership. पार्टनरशिप के बारे में जहां पर लिखा होता है उसे कह देंगे डीड और पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? पार्टनर्स के नाम, उनकी डिटेल्स, फर्म का नाम, उनकी डिटेल्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का काम क्या क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी कमीशन, हम आगे पढ़ेंगे तो ये सब चीजें भी आएंगी। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, लड़ाई को सॉल्व कैसे करा जाए, ये भी आएगा। पार्टनरशिप कैन बी ओरल, इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी नहीं होता है। पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए बट मैंडेटरी नहीं होता है। सो इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड। सो अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है उसको कहते हैं पार्टनरशिप इज रिटन पार्टनरशिप, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है उसे कहते हैं पार्टनरशिप इज ओरल। तो ये देखो, ये लिखा है पार्टनरशिप इज ओरल इक्वल्स नो पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप कैन बी ओरल और रिटन, मतलब पार्टनरशिप डीड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट होनी तो चाहिए। व्हाट हैपेंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप डीड, माय बैड, व्हाट हैपेंस इन एब्सेंस और साइलेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर साइलेंट है तो क्या होगा? इंडियन पार्टनरशिप
एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। प्रोविजन मींस रूल्स। क्या रूल्स हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा ही नहीं, सैलरी कमीशन होगा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स 6% पर एनम होगा। यहां पे पर एनम वर्ड पे ध्यान देना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, जो भी पार्टनर्स हैं सब में समान प्रॉफिट बटेगा, बराबर बराबर का प्रॉफिट बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन नहीं होगा। क्यों झंझट पालना है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा। इन सब चीजों का मीनिंग आपको डिटेल में समझाया गया है आगे। यहां पे दो वर्ड्स हैं, पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट। एब्सेंट का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए, ये फिर इंटेंशनली नहीं बनाई। साइलेंट का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड बनाई है बट वो उसके बारे में, मतलब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा। एग्जाम्पल, हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है अच्छी खासी लेंदी बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही नहीं लिखा। ओए होए, ऐसे में क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा तो वो हो जाएगा 0। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं लिखा तो वो हो जाएगा 6% पर एनम, सालाना 6%। फिर इसके आगे मैंने यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब बताया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो अमाउंट होता है, वो इंटरेस्ट होता है जो कि बिजनेस पे करता है पार्टनर्स को फॉर देयर कैपिटल। तो जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई उस पे जो बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसका अपोजिट हो जाता है। पार्टनर्स ने जो पैसा निकाला जिसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, उस पे पार्टनर्स बिजनेस को इंटरेस्ट देंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दिस इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। सैलरी कमीशन, बिजनेस क्या करेगा? वर्किंग पार्टनर्स को, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को सैलरी देगा या फिर कमीशन भी दे सकता है। सैलरी कमीशन ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। सैलरी कमीशन वैसे तो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यूजुअली जनरली सैलरी फिक्स होती है पर मंथ 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए। कमीशन परसेंटेज में होता है, 2% ऑफ सेल्स, 10% ऑफ प्रॉफिट, ऐसे। तो सैलरी कमीशन मिल सकती है पार्टनर्स को, इट इज एन एक्सपेंस, पार्टनर्स को मिलेगा, बिजनेस देगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया उस पे बिजनेस लोन, उस लोन पर बिजनेस पे करेगा इंटरेस्ट। सो दैट इज एन एक्सपेंस एंड उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। बिजनेस पे करेगा उस पार्टनर को जिस पार्टनर से बिजनेस ने लिया है लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय बिजनेस टू द पार्टनर फॉर द लोन टेकन बाय बिजनेस फ्रॉम द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी एक्सपेंस है। एक चीज और याद रखने वाली बात है, माइनर्स मतलब जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको एडमिट करा जा सकता है पार्टनरशिप में ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब माइनर पार्टनरशिप में आएगा बट पार्टनरशिप के पूरे लुफ्त उठाएगा, मजे उठाएगा, कोई नुकसान उसको नहीं मिलेगा। सो माइनर्स कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर द बेनिफिट, फायदे के लिए। और ये कौन कहता है? हमारा प्रिय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ईयर है 1932, जो कि पहले भी हमने डिस्कस करा था। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 13 करा था, मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। डिसीजंस इन अ पार्टनरशिप, माइनर डिसीजन, मेजर डिसीजन। स्टार्टिंग में आपको बताया था माइनर डिसीजन होते हैं बिजनेस के चुटर पुटर डिसीजन, छोटे मोटे डिसीजन, बिजनेस के डे टू डे डिसीजंस, डिसीजंस रिलेटिंग टू ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, डे टू डे वर्किंग्स ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव्ड, जनरल चीजें। मेजर डिसीजंस, बिजनेस के बड़े डिसीजंस, जिन डिसीजन से बिजनेस पे बड़ा इंपैक्ट आता है। जैसे किसी पार्टनर का आ जाना, किसी पार्टनर का निकल जाना,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाना, पार्टनरशिप डीड को चेंज करना, बिजनेस को बड़ा करना, किसी पार्टनर को लॉसेस से एग्जेम्प्ट करना, ये सब होते हैं बड़े डिसीजंस, मेजर डिसीजंस। जो माइनर डिसीजंस होते हैं वो तो कोई एक पार्टनर बिना किसी और से पूछे भी ले सकता है, छोटे मोटे डिसीजन है। अगर हम 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, और मैंने कोई छोटा मोटा डिसीजन ले लिया तो ठीक है यार, बिजनेस का पार्टनर हूं मैं, चलेगा, ओके। सो एनी पार्टनर कैन टेक डिसीजन, सच टाइप ऑफ डिसीजंस, एंड अदर पार्टनर्स आर बाउंड बाय इट, और बाकी पार्टनर्स को मानना पड़ेगा। छोटे मोटे डिसीजन एक पार्टनर बिना दूसरों से पूछे ले सकता है। मेजर डिसीजन मैं अकेले ले सकता हूं क्या? मतलब मेरे को किसी को एडमिट करना है, बाकी पार्टनर्स को बिना बताए मैं एडमिट कर लूंगा? नहीं। सो इट कैन बी टेकन बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। या तो सारे पार्टनर्स को मानना पड़ेगा या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। एग्जांपल एक मैं आपसे पूछता हूं इसके बारे में। मान लेते हैं मुझे एक डिसीजन लेना है और हम 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। बी और सी नहीं मान रहे, मेरा डिसीजन लेने का मन है और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है ऐसा कि वो मैं डिसीजन ले सकता हूं, तो मैं डिसीजन ले सकता हूं। या तो सारे पार्टनर्स मान जाए या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ। पार्टनरशिप डीड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड सर्वो सर्वा होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होती है। जो चीज पार्टनरशिप डीड में लिखी है वो चीज माननी पड़ेगी। अगर एग्जांपल, अगर हमने कंपनी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट करते वक्त कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा था, अब तुम दोनों वो नहीं मान रहे हो, बी और सी, और मुझे लगता है कि वो ठीक है, तो मैं ले सकता हूं क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इससे आपका एक 1 मार्कर या कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि कौन पार्टनर डिसीजन ले सकता है, किस तरह के। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, किसी पार्टनर ने डिसीजन लिया, बताओ वो ठीक है कि नहीं है। अगर माइनर डिसीजन है तो कोई एक पार्टनर डिसीजन ले सकता है, मेजर डिसीजन में सबसे पूछना पड़ेगा या फिर पार्टनरशिप डीड के तहत काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, इसमें 4 एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, वो है ये 4। इनके अलावा जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। इन 4 चीजों के अलावा सारी चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? ये वो खर्चे होते हैं जो कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ तब पे करेगा जब बिजनेस को प्रॉफिट है, लॉस के टाइम पे करने की जरूरत नहीं है। So these are those expenses which are to be paid only in case of profits. Only in case of profits. लॉसेस के टाइम पे करने की जरूरत नहीं है। ये वो खर्चे हैं जो कि बिजनेस तब पे करेगा जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा। तो सीधी सी बात है, ये चीजें डेबिट होंगी क्योंकि खर्चे हैं ये चीजें, और ये डेबिट होंगी ऑन दी इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशंस हैं, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इनका मीनिंग आपको ऑलरेडी पता ही है, अभी हमने डिस्कस करा था। रिजर्व का मतलब होता है सेविंग्स, और इनका मीनिंग आगे डिटेल में भी आएगा। इनके अलावा जो भी खर्चे हैं, जैसे आपने आज तक के जो भी खर्चे सुने हैं, सैलरी का खर्चा, सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सैलरी, मैनेजर्स कमीशन, और ट्रैवलिंग का खर्चा, रेंट का खर्चा, है ना, और भी आपने जो भी आज तक सुने हैं खर्चे अकाउंट्स में, वो सारे खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। जैसे मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये पे करना ही पड़ेगा चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। रेंट टू पार्टनर, ये पे करना ही पड़ेगा चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो कि लॉस हो। और ऑल एक्सपेंसेस अदर देन दीज। यहां पे इन 3 चीजों को अलग से, इन 3 खर्चों को अलग से इसीलिए बताया गया है क्योंकि यहां पे ये चीजें पेपर में आएंगी। मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, इनको ध्यान रखना है कि ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता ही होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर आ रहा है ना, तो कंफ्यूजन हो जाती है, होता ही नहीं होता। So charge against profit are those expenses which are to be paid irrespective of profit or loss. चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही पड़ेगा, उनको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कहां शो होंगे? ये भी एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट साइड पर शो होंगे, और ये शो होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहां नॉर्मली सारे एक्सपेंसेस जाते हैं। दुनिया के 99.9% एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन 4 चीजों को छोड़ के।
ठीक है, तो सारे खर्चे कहां जाते हैं? डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। ये चार चीजें जाती हैं डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हमने सीखा था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। इट इज एन अकाउंट वेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस टेक प्लेस। सीधी सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस टेक प्लेस। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में हम प्रॉफिट को निकालेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएनएल अकाउंट के बाद बनेगा। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट क्योंकि इसमें इनकम्स और एक्सपेंसेस आएंगे। हमने भी सीधी सी बात है, इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम होता है। इसका फॉर्मेट क्या है? ये बढ़िया है। सबसे पहली चीज, क्रेडिट साइड पर आएगा नेट प्रॉफिट जो कि पीएनएल अकाउंट से निकला है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलेगा, वो जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। दूसरी चीज आप लिखोगे एप्रोप्रिएशंस ऑन द डेबिट साइड, जैसे आपको नाम चारों पता ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स। ये होगी दूसरी चीज। पहली चीज नेट प्रॉफिट, दूसरी चीज एप्रोप्रिएशंस, तीसरी चीज अगर कोई इनकम है तो वो जो कि आईओडी होती है, बस और कुछ नहीं होता। जो इस अकाउंट में इनकम आती है वो सिर्फ आईओडी आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चौथी चीज, अगर कुछ आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो वो नेट प्रॉफिट से माइनस कर देना, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। तो यहां पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये लिखा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये हो जाएंगे माइनस। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जांपल्स क्या हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन। और भी हो सकते हैं, ये तीन मेन है, मैंने अभी आपको बताया भी था, ये तीनों एग्जाम में आएंगे। इनको माइनस कर देना इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में आपका आंसर आ जाएगा। फाइनली फिर निकाल देना यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट, ये हो जाती है आपकी बैलेंसिंग फिगर। डिविजिबल प्रॉफिट को जो भी आएगा उसको बांट देना जो भी पार्टनर्स हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरीके से हमारा प्रिपेयर होता है। और इसमें याद रखने की एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में फर्क होता है। ये भी एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से आ सकता है। नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट टर्म्स में फर्क है। नेट प्रॉफिट वो है जो पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, डिविजिबल प्रॉफिट वो है जो पार्टनर्स में बटा है। तो ये चीज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट काफी इंपॉर्टेंट है। हमने इसके काफी सारे क्वेश्चंस भी करे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 65 यहां पर है, 67 यहां पर है, और भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको इसके प्रैक्टिस करने चाहिए। मैंने आपको बताया है कि नेट प्रॉफिट इज डिफरेंट फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट जो हुआ है बिजनेस को, उसमें एप्रोप्रिएशंस को एडजस्ट कर देते हैं तो हमारा आ जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सिंपल वर्ड से मतलब होता है पार्टनर का जो बिजनेस ने अकाउंट बना रखा है। तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप एक तरीके से गुल्लक समझ सकते हैं। ये शो करता है कि पार्टनर का कितना पैसा बिजनेस में अभी लगा हुआ है। आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस के और पार्टनर्स के बीच में, वो कभी भी कैश के थ्रू नहीं होती हैं, वो हमेशा कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती हैं। अगर पार्टनर पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑफ कोर्स कैश में आएगा, या फिर पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो कैश में जाएगा। अदरवाइज जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी की सारी कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती हैं। जैसे पार्टनर को बिजनेस पे कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को बिजनेस पे कर रहा है सैलरी, बिजनेस पे कर रहा है कमीशन, बिजनेस पे कर रहा है प्रॉफिट, बिजनेस पार्टनर से ले रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब चीजें कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती हैं। So all the transactions between business and partners are done through capital account. They are not done through cash or bank. ये important है, याद रखिएगा। There are two ways of preparing capital accounts: fluctuating method और fixed method. Fluctuating method में जो भी transactions होती हैं 100% transactions एक अकाउंट के थ्रू होती हैं, वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है? ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
बाय कैश एडिशनल कैपिटल, ये सब चीज आती है क्रेडिट साइड पर। ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट साइड पर आएगा ही, क्योंकि कैपिटल अकाउंट की नेचर ही क्रेडिट होती है, और बाकी सारी चीजें क्रेडिट साइड पर इसीलिए आ रही हैं क्योंकि इन सबसे कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। अगर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। अगर बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा, सैलरी पे करेगा, प्रॉफिट पे करेगा, तो इससे पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा ना, क्योंकि पार्टनर के अकाउंट में पैसा जाएगा। तो इसलिए सब चीज आती है क्रेडिट साइड पर। ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये चीजें आती हैं, या फिर इवन परमानेंट ड्रॉइंग्स, ये चीजें आती हैं डेबिट साइड पर, क्योंकि इनसे अकाउंट क्या होगा, इनसे अकाउंट कम होगा। अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा, उसके अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे। अगर वो ड्रॉइंग कर रहा है, वो पैसा निकाल रहा है, तो वो उसका कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है। और अगर वो परमानेंट ड्रॉइंग्स कर रहा है, पूरी की पूरी अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, तो उससे भी उसका अकाउंट कम होता है। तो ये इसका फॉर्मेट है। जो इसकी बैलेंसिंग फिगर आती है उसको कहते हैं बैलेंस सीडी। बिल्कुल ये चीज मुश्किल नहीं है, आपको ये बस याद रखना है कि क्या चीजें क्रेडिट साइड पर आती है, क्या चीजें डेबिट साइड पर आती हैं। जहां पर भी पार्टनर को पैसा मिलेगा वो चीज क्रेडिट साइड पर आएगी। आईओसी, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट, जो भी चीज में पार्टनर से पैसा लिया जाएगा, ड्रॉइंग जिससे भी उसका अकाउंट कम हो रहा है, ये पैसा उससे लिया जाएगा, ड्रॉइंग, आईओडी, परमानेंट ड्रॉइंग्स, इवन अगर लॉसेज है तो वो भी डेबिट साइड पर आएंगे। ये है फ्लक्चुएटिंग मेथड। इससे काफी सिमिलर है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, बस उसमें फर्क ये है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। जो हमने पहली ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी वो ऑलमोस्ट सारी वैसे ही करंट अकाउंट में जाती हैं। करंट अकाउंट का अपना ओपनिंग बैलेंस होता है, यहां पर पार्टनर को पैसा मिलेगा, आईओसी, सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन, कुछ भी, ये सब चीजें क्रेडिट साइड पर जाएंगी। अगर कुछ पार्टनर पैसा निकालेगा तो डेबिट साइड पर। फर्क इतना है कि दो चीजें कैपिटल अकाउंट में चली जाती हैं। कैपिटल अकाउंट में चले जाता है कैश, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्रॉइंग्स। इसको मैं समझाता हूं ये क्या हो रहा है यहां पर। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम लोग दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या फिर सिर्फ कैपिटल अकाउंट। यहां पर पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है, यहां पर एक अकाउंट को बना के फिक्स कर दिया गया है, भाई इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। और बाकी जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो एक करंट अकाउंट में होती हैं। नॉर्मल करंट अकाउंट से बाकी से ट्रांजैक्शन होगी, पैसे का आना, पैसे का जाना। तो ये चीज भी काफी आसान है, बस आपको याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट में जाएंगी दो चीजें, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट ड्रॉइंग्स, और बाकी सब चीजें जाएंगी करंट अकाउंट में। अगर क्वेश्चन साइलेंट है आप मानोगे कि हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट से करोगे, करंट अकाउंट को भूल जाओगे। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट ही रहता है। अगर क्वेश्चन कहता है कि वो फिक्स्ड मेथड यूज कर रहे हैं तो आप करंट अकाउंट को इंट्रोड्यूस करते हो, तो फिर सारी ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट से होंगी, सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस ने पार्टनर से लोन लिया और बिजनेस उस पर इंटरेस्ट पे करेगा पार्टनर को, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। सो इट इज इंटरेस्ट गिवन बाय फर्म टू पार्टनर्स फॉर द लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर्स। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हमने डिस्कस कर लिया है। इट मींस इट हैज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, हमने डिस्कस कर लिया है। In case there is no partnership deed, interest on loan is 6% per annum. This is as per Indian Partnership Act 1932. It is debited to profit and loss account. हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, लिखा भी है एज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी जर्नल एंट्री क्या है? जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट होगा उसमें आपको क्या करना है, उसे डेबिट करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है 1000 रुपए, तो आप उसे डेबिट करोगे और उसे डाल दोगे लोन अकाउंट में, पार्टनर्स लोन अकाउंट में, और वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है फिर वो जाके पीएनएल में राइट ऑफ हो जाएगा। तो पहले आईओएल अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि वो एक एक्सपेंस है, पार्टनर्स लोन क्रेडिट हुआ, फिर आईओएल क्रेडिट हो गया, पीएनएल डेबिट हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पे मिस्टेक हो जाती है, यहां पर इंपॉर्टेंट है मंथ्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको ना इंटरेस्ट ऑन लोन
के मंथ्स को कंसीडर करना होगा। तो आप मंथ्स पे ध्यान रखना, बेसिकली हर बार 6% मत कर देना, 6% करके मंथ्स पे भी कंसीडर करना कि कितने महीनों के लिए लोन लिया है। हमने इसका क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 27, एक बेहतरीन क्वेश्चन था उसको समझने के लिए। देन हमने समझा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन इट इज इंटरेस्ट गिवन बाय फर्म टू पार्टनर्स फॉर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा और फर्म उस कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करती है। इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज ओनली प्रोवाइडेड व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स। It will be shown on the debit side of P&L appropriation account because it is appropriation of profit. In case partnership deed is absent or silent, IOC will be zero as per Indian Partnership Act 1932. अगर पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि IOC को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो, तो आप IOC को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानोगे। पार्टनरशिप डीड सर्वो सर्वा होती है, वो बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे केसेस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस हो। सो IOC विल बी प्रोवाइडेड इवन इन केस ऑफ लॉसेस एंड इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसको आप उसी तरीके से ट्रीट करोगे जैसे आप इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रीट करते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है वो कैपिटल पे प्रोवाइड करी जाती है, करंट अकाउंट पे प्रोवाइड नहीं करी जाती है। ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपका कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन करा जा रहा है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो उसमें कैपिटल अकाउंट बनता है, आप उस पर IOC दोगे। अगर फिक्स्ड मेथड है उसमें कैपिटल अकाउंट बनता है, उस पर आप IOC दोगे, करंट अकाउंट पे IOC नहीं दोगे। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा है, मैंने आपको समझाया था कि जर्नल एंट्रीज को कैसे डिराइव करा जाता है फ्रॉम लेजर्स, और उसी बेसिस पर हमने जर्नल एंट्रीज की बनानी सीखी थी। इसकी एंट्री क्या होती है, आप IOC को डेबिट करोगे टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि IOC बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया और पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट हो गया। फिर जो IOC डेबिट हुआ था उसको आप क्रेडिट करके ट्रांसफर कर दोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये हो गई इसकी एंट्री, सेकेंड एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन टू IOC। इन दोनों को मिला के कंबाइंड एंट्री भी करी जा सकती है, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन टू A टू B, या फिर P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। IOC जो डेबिट हुआ था उसको हमने यहां से कैंसिल कर दिया, जो क्रिएट हुआ है यहां से कंबाइंड एंट्री बनाने के लिए। बट प्रेफरेबल ये है कि आप मेथड नंबर 1 यूज करें, दैट इज अ बेटर मेथड। एंड अगेन मैंने आपको यहां पे भी लिखवाया था वही वाली बात कि IOC जो बिजनेस पे करता है पार्टनर को, वो कैश में पे नहीं करता है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू पे करता है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, लेजर्स में IOC P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा, हम कवर कर चुके हैं, और पार्टनर्स कैपिटल में या फिर करंट अकाउंट में ये क्रेडिट होता है, डिपेंडिंग हम कौन से तरह का मेथड फॉलो कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड। IOC को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको कई सारे केसेस कराए थे, तो ये 5 केसेस, मैंने आपको 6 केसेस एक्चुअली कराए थे, और ये बेहतरीन है, पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले केस में क्या था, ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। IOC में कभी भी क्लोजिंग कैपिटल को कंसीडर नहीं करते हैं, तो डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग कैपिटल का 10% या जो भी रेट है वो निकाल देना, आपका काम हो जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल केस। IOC इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल है तो वो हमने केस नंबर 2 में समझा था। ओपनिंग कैपिटल थी, एडिशनल कैपिटल थी, तो हमने ओपनिंग कैपिटल का 10% करा था, IOC का रेट 10% है, एंड एडिशनल कैपिटल का भी परसेंटेज निकाली थी फॉर द मंथ्स इट रिमेन्स इन द बिजनेस। सो ओपनिंग कैपिटल पर निकालना पूरे टाइम के लिए और एडिशनल कैपिटल पर निकालना जिस टाइम के लिए एडिशनल कैपिटल बिजनेस में रही है। रूल नंबर 1, IOC is calculated on opening capital and additional capital के लिए for the time it remains in the business. Next, केस नंबर 3 भी केस नंबर 2 जैसा ही है, उसमें मैंने 2 बार एडिशनल कैपिटल दी थी, तो आप 2 बार एडिशनल कैपिटल पर एडिशनल इंटरेस्ट निकालोगे। तो ओपनिंग कैपिटल पर पूरे टाइम के लिए, एडिशनल कैपिटल पर जितना टाइम बिजनेस में रहा है, और दूसरे एडिशनल कैपिटल पर जितना टाइम बिजनेस में रहा है। पहले एडिशनल कैपिटल में था 9 मंथ्स, दूसरे में था 3 मंथ्स, वो तो इजी है, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी।
नेक्स्ट इज, अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स गिवन है, इग्नोर ड्राइंग्स, इग्नोर कर देना। ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, ड्राइंग्स भी गिवन थी, तो हमने सीधा ओपनिंग कैपिटल का 10% कर दिया था, ड्राइंग्स को इग्नोर कर दिया था। क्यों कर देते हैं ड्राइंग्स को इग्नोर? क्योंकि ड्राइंग्स में निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम सीखेंगे। नेक्स्ट केस में भी वही चीजें हैं। इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल भी है, ड्राइंग्स भी है, एडिशनल कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है। क्लोजिंग कैपिटल को इग्नोर करते हैं, ड्राइंग्स को भी इग्नोर कर देते हैं। ओपनिंग कैपिटल पर निकालिए, एडिशनल कैपिटल पर निकालिए फॉर एडिशनल मंथ्स। अगर आपको लगता है आप ये क्वेश्चंस करना चाहते हो, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप इन क्वेश्चंस को एक बार खुद अटेम्प्ट फिर से कर सकते हो टू रिवाइज। लास्ट केस एक बेहतरीन केस था, एग्जाम में आएगा, और वो क्वेश्चन ये था, वो केस ये था कि आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है। ऐसे केस में क्लोजिंग कैपिटल काम की है। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस। प्रीटी लॉजिकल। हमारे पास एंड में उतना पैसा बचेगा जितना स्टार्टिंग में था, प्लस जितना हमने पैसा और लगा दिया, माइनस जितना पैसा हमने निकाल लिया, प्लस जो प्रॉफिट हुए, और अगर लॉसेस हुए तो वो माइनस। इससे आपका ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देना। और ओपनिंग कैपिटल निकलने के बाद आप नॉर्मली इंटरेस्ट कैपिटल निकाल सकते हो, जैसे हमने पहले सीखा था। तो आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये भी एक बढ़िया पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है ड्राइंग जो कि दिया है पार्टनर्स ने, इंटरेस्ट जो कि दिया है पार्टनर्स ने फर्म को फॉर देयर ड्राइंग्स। सिंपल वर्ड्स में, पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला और जो उन्होंने पैसा निकाला उस पे वो देंगे इंटरेस्ट। ये बिजनेस के लिए इनकम है। सो इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, इट इज क्रेडिटेड टू P&L appropriation account. In absence of partnership deed, IOD is 0 as per Indian Partnership Act 1932. अगर फर्म को लॉसेस हुए हैं तो भी फर्म IOD तो लेगी ही लेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है अगर लॉसेस हुए तो IOD नहीं आएगा, IOD तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो बिजनेस के लिए इनकम है। सो इवन इन केस ऑफ लॉसेस IOD इज स्टिल गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म। अगेन IOD में भी जो IOD पे करेंगे पार्टनर्स टू द फर्म, वो कैश पे नहीं करेंगे, फर्म उनके अकाउंट से निकाल लेगी। तो इसलिए उनका अकाउंट डेबिट होता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता था। It is taken from partners capital or current account. It will reduce capital or current account. That is why it is debited. Accounting treatment. IOD क्रेडिट होता है क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है, और डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। जो IOD डेबिट हुआ है, जो IOD क्रेडिट हुआ है, वही IOD डेबिट हो जाएगा और इसको ट्रांसफर कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसकी आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। IOD क्रेडिट से IOD को डेबिट को कैंसिल कर दो और आपकी नेट एंट्री बन जाएगी ये AB टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एग्जाम में बेटर ये होगा कि आप मेथड नंबर 1 यूज करें। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है लेजर्स में? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये क्रेडिट होता है और कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में ये डेबिट होता है। तो अगेन ये बहुत इजी चीज है, हम इसको पहले भी कर चुके हैं इसी रिविजनरी वीडियो में। हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब पढ़ा था, कैपिटल करंट अकाउंट जब पढ़ा था, IOD को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये एक्चुअली बढ़िया टॉपिक है। अगर एक ही ड्राइंग है तो सिंपल है, ड्राइंग हुई है 3110 को इतने अमाउंट की और हमें रेट गिवन है, तो हमने अमाउंट का रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और मंथ्स को भी कंसीडर करा। तो 5 मंथ्स के लिए विड्रॉ करा है तो हमने इन 5 महीने के लिए ड्राइंग्स को निकाल दिया। सो सिंगल ड्राइंग के केस में बिल्कुल इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू मंथ्स बाय 12, सिंपल वर्ड्स में। अगर मल्टीपल ड्राइंग्स हैं तो जो हमने केस नंबर 1 में करा उसी को बार बार रिपीट करना फॉर जितनी भी ड्राइंग्स है उतने के लिए।
सो ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ्स बाय 12, फिर अगेन ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ्स बाय 12। तो जो भी ड्रॉइंग है उनके लिए मल्टीपल पर आप इस चीज को अप्लाई करोगे। नेक्स्ट थर्ड केस एक इंटरेस्टिंग केस है। अगर ड्राइंग्स की आपको डेट गिवन नहीं है, आप अज्यूम करोगे कि जो ड्राइंग्स हुई हैं वो साल के बीचों बीच हुई हैं। इंपॉर्टेंट, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, अज्यूम इट टू बी इन द मिडिल ऑफ द ईयर। तो जो आपका मंथ्स होंगे आप उसको 6/12 कर दोगे इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। नेक्स्ट, अगर रेट में, ड्राइंग्स के रेट में पर एनम मिसिंग है तो आप मंथ्स को कंसिडर नहीं करोगे। जैसे आईयूडी का रेट यहां पे गिवन है 12%, नॉट 12% पर एनम, 12%। तो ऐसे में क्या करोगे, आप मंथ्स कंसिडर नहीं करोगे, जो भी अमाउंट था ड्राइंग्स का दैट इनटू रेट बाय 100, काम खत्म। डू नॉट इंक्लूड मंथ्स इन द फॉर्मूला, इग्नोर मंथ्स। In case rate of IUD does not have per annum, ignore months. This is rule number 2. Next, मैंने ऊपर वाले केसेस को ही मिला के क्वेश्चन, ये नेक्स्ट वाला केस दिया था आपको, जहां पर ड्राइंग्स की डेट भी गिवन नहीं है तो हमने ड्राइंग्स को बीच में माना, बट यहाँ पे पर एनम भी गिवन नहीं है तो हमने मंथ्स को कंसिडर नहीं करा, तो डायरेक्टली हो गया था 2 लाख का 12%। अगर आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करने लायक चीज है ये। अगर मल्टीपल ड्राइंग्स हैं, ये केस लास्ट केस है, सबसे इंपॉर्टेंट केस है सारे केसेस में। अगर मल्टीपल ड्राइंग्स हैं, सेम अमाउंट है और रेगुलर इंटरवल्स हैं, कई सारी ड्राइंग्स हैं, एक अमाउंट की ड्राइंग है और रेगुलर इंटरवल्स हैं, टाइम ड्यूरेशन सेम है सब में, तो फिर आप क्या करोगे, एवरेज पीरियड निकालोगे। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग till end of the year plus months after last drawing till end of the year divided by 2। पहली ड्राइंग से एंड तक का कितना टाइम, आखिरी ड्राइंग से एंड तक का कितना टाइम, डिवाइड कर दो 2 से। और हमने कई सारे केसेस करे थे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, वहां पर आईयूडी आता है 6.5। एंड ऑफ एवरी मंथ, आपका अगर एग्जाम बहुत पास है तो आप इनकी डेरिवेशन को इग्नोर भी कर सकते हो, लर्न कर लो। एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5, मैंने डेरिवेशन आपको डिटेल में समझाई थी, लॉजिक बाय लॉजिक आई कैसे ही है। मिडिल ऑफ एवरी मंथ 6, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 7.5, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 4.5, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर 6। ये रही इसकी समरी। याद करने का एक आसान तरीका क्या है, जब भी मिडिल आएगा तो 6 आएगा, चाहे मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो चाहे मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर हो। अगर मल्टीपल ड्राइंग्स हैं तो आईयूडी कैसे निकलेगा हमारे वाले इस केस में, टोटल ड्राइंग्स करना इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। और एवरेज पीरियड की हमने आपको यहां पे अपने वैल्यूज लर्न कर ही लिए हैं, और यहां पर ये हमने 2 केसेस करे थे 6A और 6B। तो यहां पर क्या था, मिडिल ऑफ एवरी मंथ था, तो यहां पर एवरेज पीरियड हमने अप्लाई करा था फॉर्मूले में 6, और यहां पे एंड ऑफ एवरी क्वार्टर था तो हमने एवरेज पीरियड अप्लाई करा था 4.5। यहां पे गलती क्या हो जाती है, यहां पे ना आपको स्टार्टिंग में टोटल ड्राइंग्स लेनी होती हैं। जैसे 10,000 की ड्राइंग थी हर महीने, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 1,20,000। 8,000 की ड्राइंग थी हर क्वार्टर में, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 32,000। 8,000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको टोटल ड्राइंग लेनी होती है स्टार्टिंग में। फिर सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन वही है जो पार्टनर्स पे करते हैं, जो फर्म पे करती है पार्टनर्स को, वर्किंग पार्टनर्स को। सो पेड बाय फर्म टू द पार्टनर्स। इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सीधी सी बात है, इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम कवर कर चुके हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है इट विल बी 0 एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कमीशन में, अगर कमीशन में आता है बिफोर और अगर आता है आफ्टर, तो यहां पर आपको ध्यान देना है। कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर में नॉर्मल होगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100,
आफ्टर में होगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आफ्टर आएगा तो डिनोमिनेटर में आप रेट को ऐड कर दोगे। यहां पे 10% मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर 10% है तो हो जाएगा रेट जो भी है 10 अपॉन 110। अगर 5% है तो हो जाएगा 5 अपॉन 105। नेक्स्ट इज व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। यहां पर प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट। तो अगर एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट से ज्यादा है तो हम एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में बांट देंगे नेट प्रॉफिट को। If appropriations are more than profits, then profits are distributed in ratio of appropriations. Example, मान लेते हैं पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है 2:1, मतलब रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, नेट प्रॉफिट है 50,000 और एप्रोप्रिएशंस टोटल है 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आ रहा है 40, बी का आ रहा है 40, टोटल हो गया 80। यहां पर प्रॉफिट से ज्यादा आ रहे हैं एप्रोप्रिएशंस, तो हमने क्या करा है, इस पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, इन रेशियो ऑफ 4:4 और 1:1। ध्यान दीजिएगा ओल्ड रेशियो 2:1 है, बट हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये कई बार आता है, छोटा क्वेश्चन इसका बनता है बट बढ़िया पार्ट है वाला। नेक्स्ट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है हम एक पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि तुम्हें इतना प्रॉफिट मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। गारंटी दी जा सकती है बाय अ सिंगल पार्टनर, बाय मोर देन वन पार्टनर्स और बाय फर्म। एग्जांपल, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। जो सी पार्टनर है वो कहता है भाई मेरे को तो डर है इस बिजनेस में लॉस हो जाएगा, तो हम उसे गारंटी देंगे, हम कहेंगे हम तेरे को गारंटी देते हैं कि तेरे को मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे 20,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब वो गारंटी या तो मैं अकेला दे सकता हूं, एक सिंगल पार्टनर दे सकता है, या हम दोनों मिलके दे सकते हैं। मतलब हम दोनों मिलकर देंगे लेट अस से 2:1 और 1:1, या फिर जो भी हम रेशियो डिसाइड करेंगे उस रेशियो में। या फिर गारंटी दे सकती है फर्म। अगर क्वेश्चन ऐसा कहता है कि गारंटी दे रही है फर्म, इट मींस बचे हुए पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर फर्म गारंटी देगी तो हम दोनों गारंटी दे रहे हैं हमारा जो भी रेशियो है उसमें। एग्जांपल, मान लेते हैं लेट अस से हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट, हमारी एप्रोप्रिएशन है 10,000 रुपए की, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 90,000 का, और उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम नॉर्मली इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए में, बी में और सी में। जब भी क्वेश्चन आएगा गारंटी को लीव करके आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो, डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। गारंटी हमेशा एंड में होती है, बिल्कुल हर क्वेश्चन का लास्ट स्टेप होता है गारंटी, अगर क्वेश्चन में गारंटी है तो। फिर लेटेस्ट से क्वेश्चन ये कहता है कि सी को गारंटी मिली है, मिनिमम 50,000 रुपीज उसको मिलेंगे। तो हमने सी को गारंटी क्योंकि मिली थी तो हम क्या करेंगे, सी को ऑलरेडी मिल रहा है 30,000, तो उसमें हमने 20,000 ऐड कर दिया जिससे कि 50,000 आ जाए। अब अगर एक पार्टनर में आप 20,000 ऐड कर रहे हो तो बाकी से माइनस करना पड़ेगा, उसके बारे में क्वेश्चन बताएगा। अगर क्वेश्चन कहेगा कि किसी एक पार्टनर से पूरा पैसे ले लो तो किसी एक से पूरा -20,000 कर देना। अगर क्वेश्चन कहेगा कि 2 पार्टनर्स से पैसा लो, दोनों पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं इन रेशियो ऑफ इक्वल, लेटर से इक्वली दे रहे हैं, तो आप 20,000 को 10,000 दोनों से माइनस कर देना। और अगर लेटर से क्वेश्चन कहता है कि फर्म ने गारंटी दी तो आप दोनों पार्टनर से माइनस कर देना इन जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लेटर से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, तो यहाँ पर 3:1 में पैसा ले लिया गया है ए और बी से। 20,000 का 3/4 आता है 15,000 और 20,000 का 1/4 आता है 5,000।